पुलिस का डर या कानून का डर? पुलिस हमारी रक्षक, तो फिर हम पुलिस से डरते क्यों हैं? पुलिस की वर्तमान स्थिति, इसमें सुधार की गुंजाइश और पीपल फ्रेंडली पुलिस बनने में आ रही बाधाएं, आइए इस पर आज एक विवेचना करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हम सब जानते हैं कि अन्य ऑर्गन्स की तरह पुलिस भी हमारी ब्रिटिश लीगेसी का एक हिस्सा है। बिहार अन्य राज्यों की तरह उसी कॉलोनियल पुलिस की लीगेसी को लेकर आगे बढ़ा। ऐसा नहीं कि इसमें सुधार नहीं हुए, इसमें बहुत सारे सुधार हुए, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से एक आम आदमी को केंद्र बिंदु में रखकर अगर सोचा जाए तो एक आम आदमी के लिए थाने का, पुलिस का क्या मतलब है, कैसी छवि है? क्या हम थानों में बेझिझक जा पाते हैं? क्या हमारी बहनें, बच्चियां, महिलाएं बेधड़क थानों में जाकर अपने कंप्लेंट्स दर्ज कर सकती हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं तो एक प्रश्न विचारणीय है। मुझे याद है बिहार में एक डीजीपी थे, सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन महिलाएं थानों में जाने से नहीं डरेंगी, हम उसी दिन समझेंगे कि पुलिस पीपल सेंट्रिक हो गया है। आइए हम बात करते हैं कि क्या इसके लिए सिर्फ पुलिसकर्मी दोषी हैं? क्या पर्याप्त सुविधाएं उनको मिल रही है, या फिर सुविधाएं मिल तो रही है लेकिन वो पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं? कौन से वैसे मुद्दे हैं? वैसे यह एक व्यापक विषय है। मैं आज इस डिबेट को शुरू कर रहा हूं और मेरी अपेक्षा है कि समाज के सभी स्टेक होल्डर्स अपनी राय जरूर दें, ताकि पुलिस के आधुनिकीकरण, पुलिस के प्रोफेशनल होने, पुलिस के पीपल फ्रेंडली होने आदि विषयों पर विवेचना की दो तीन एपिसोड बनाए जा सके, ताकि पुलिस व्यवस्था को बिहार के दृष्टिकोण से समग्रता से, होलिस्टिकली और बिल्कुल तटस्थ होकर एनालिटिकली समझा जा सके, जाना जा सके। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले समझें कि पुलिस की जो व्यवस्था है उसके मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। पहला, प्रिवेंशन, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, और इन्वेस्टिगेशन एंड लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द केसेस, यानी अपराध को रोकना, अपराधियों को पकड़ना, मुकदमा चलाना और उसके तार्किक अंत न्यायालय के द्वारा सजा सुनाना या फिर उसका एक्विटल हो जाना। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस, ये मुख्य रूप से काम यही है। हालांकि ये बात अलग है कि 2016 के बाद शराबबंदी को लेकर जिस तरह के दायित्व पुलिस पर दिए गए, उसने इसके बोझ को और बढ़ा दिया है। आगे उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले आइए हम वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं, एक एक करके। पहली चीज ये कि आप देखेंगे कि पूरा पुलिस हायरार्की बिल्कुल रिवर्स पिरामिड की तरह है। मैंने कहा कि सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसके नीचे, सबसे निचले पायदान में जो एक्चुअली में इसको एग्जीक्यूट करता है वो कौन है? वो पुलिस स्टेशन है। उसके इंचार्ज एसएचओ है, जो सामान्यतः सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। कुछ थानों में इंस्पेक्टर रैंक के भी हो सकते हैं। अब आप यूं समझें कि मोटे तौर पर, अगर मैं, यद्यपि अब उसके बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, एसआर और नॉन एसआर केसेस
में अलग अलग है, कुछ में डीएसपीज और अब कुछ एसपीज को भी दिए गए हैं एसआर केसेस के कंट्रोल एंड सुपरविजन का। लेकिन मोटे तौर पर इन्वेस्टिगेशन, कुछ एक अपवाद को छोड़ दें तो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी करते हैं। अब आप जरा देखिए चेन ऑफ जो सुपरविजन की हायरार्की है उसके ऊपर, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर एसएचओ हो सकता है, या मान लीजिए अगर उसी ने इन्वेस्टिगेट किया तो एसडीपीओ, कहीं कहीं पर सिटी एसपी, फिर एसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, एडीजी एंड डीजी। ये पूरा रिवर्स पिरामिड है। एक पुलिस स्टेशन में 3, 4, 5 जितने भी सब इंस्पेक्टर या एएसआई वगैरह या हेड कांस्टेबल्स वगैरह पोस्टेड हैं, उनके कार्यों की विविधता को अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर 24 घंटा वो काम करे तब भी कम है। और इस 2016 के प्रोहिबिशन ने तो उनके ऊपर जो कार्यबोझ बढ़ाया है उसकी कल्पना आप इस फिगर से कर लीजिए। 2016 से अभी तक, और ये मैं अखबार में छपे आंकड़े के आधार पर बता रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स में ये अखबार छपे, और ये भी थोड़े पुराने हैं, 2023 दिसंबर वगैरह के आंकड़े। 5,63,000 केसेस फाइल हुए, मुकदमे दर्ज हुए, कुछ मुकदमे तो नहीं दर्ज हुए। 7,49,000 यानी लगभग 7.5 लाख लोग गिरफ्तार हुए, और इसमें से 21.98 यानी लगभग 22% लोगों का कन्विक्शन हुआ। इसके लिए 74 स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए। अब आप सोच करके देखिए, अभी जो अपराध और विधि व्यवस्था के विषय में राष्ट्रव्यापी या राज्यव्यापी चर्चा होती है कि इसमें बहुत गिरावट हुई है, तो पहले उसको जरा समझ लीजिए। आम आदमी कई बार इस बात से कंफ्यूज कर जाता है। देखिए, क्राइम और विधि व्यवस्था दोनों दो चीज है। क्राइम कहीं भी हो सकता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर से अंतर कैसे हम कहेंगे कि किसी जगह की, किसी राज्य की विधि व्यवस्था खराब हो गई। कहता है कि कंटिन्यूअस थ्रेट परसेप्शन यदि है तो समझिए कि वो विधि व्यवस्था गड़बड़। मतलब मैं यहां बैठा हूं, आप अपने घर में बैठे हैं, बच्चियां कॉलेज जा रही है, आप ऑफिस से लौट रहे हैं, और आपके मन में अनवरत यह डर बैठा हुआ कि कहीं मेरे साथ कोई घटना हो जाए, चाहे वो घटना हो या ना हो, तो विधि व्यवस्था का कोलैप्स करना माना जाता है, और अपराध सडन कहीं कोई अपराध हो गया। तो अब आइए कि जरा देखिए इस पुलिस के दृष्टिकोण से। ठीक है, इस बात में कोई तथ्य, इस बात में तथ्य है कि बहुत सारे पुलिस भवन बने, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुए, बैरक्स वगैरह बने, लेकिन अभी भी कमोबेश स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप यूं समझें कि गृह विभाग के जो आंकड़े बताते हैं बजट के, लगभग 13,372 करोड़ रुपया इसका एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में खर्च है। मतलब मोटे तौर पर यह सैलरी में खर्च है, हालांकि गृह विभाग में और भी आता है, जेल वगैरह भी आता है। और स्कीम मद में लगभग 900 करोड़, यानी कुल मिला जुला के लगभग 14,500 करोड़ रुपए का बजट है, जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जाता है। अब जरा हम नीचे से चर्चा करते हैं। मैंने नीचे की बात बताई कि कैसे पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है, ओवरवर्क्ड है, तो वो एक अलग समस्या है। दूसरा कि जो एएसआई या एसआई जो खास करके प्रमोट होकर के आए, वो कितने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हुए, एक अलग बात है। जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, वो कितने प्रोफेशनली उसको हैंडल करते होंगे, या तो आप और हम दोनों बेहतर समझ सकते हैं। वो एक बात अलग है कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पहला मैंने कहा कि एक रिवर्स पिरामिड है। दूसरी एक और समस्या क्या हुई कि ऊपर बढ़ते बढ़ते अभी हाल में सरकार ने एक और निर्णय लिया, और वो निर्णय ये था कि रेंज और जोन को ऐसा रिस्ट्रक्चर किया गया कि जहां रेंज, मान लीजिए कहीं डीआईजी है तो वहां आईजी खत्म हो जाएंगे, और अगर आईजी रहेंगे तो डीआईजी वहां से हट जाएंगे। इसके कारण एक और व्यवस्था क्या हुआ कि हेडक्वार्टर्स में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो एग्जैक्ट मैं आप उससे देख सकते हैं, दर्जन से ज्यादा एडीजी रैंक के, आईजी रैंक के अधिकारी
ठीक है, वो प्रमोशन के एवेन्यूज है, लेकिन वो लोग सब मुख्यालय में हैं। अब वे पूरा पुलिस मुख्यालय, एक बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं कोट करूंगा, उन्होंने बताया कि पूरा पुलिस मुख्यालय सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट फील्ड से लेने में मशगूल है। एक दूसरी समस्या यह होती है कि जब आप अधिकारियों के, अब सोच लीजिए इतने सारे अधिकारी हैं, उसमें कुछ ही जगह ऐसे है जो महत्वपूर्ण है, तो जो कम महत्वपूर्ण या संट हो गए, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी उसमें हैं, अब वो एक हीन भावना से ग्रसित है, उनको कोई काम नहीं है। तो चर्चा यह भी होती है कि पुलिस मुख्यालय में गॉसिप, पॉलिटिक्स और लेग पुलिंग जमकर होता है, एक दूसरे की आलोचना, कुंठित होकर के शिकायत करना वगैरह, ये बहुत आम बात है। यूनिफॉर्म्ड कहता है ना, यूनिफॉर्म जो होता है वो फील्ड में नजर आना चाहिए। तो दूसरी व्यवस्था ये गड़बड़ हुई कि यहां से वो व्यवस्था खत्म कर दिया गया। ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स अगर फील्ड में रहते तो बेहतर मॉनिटरिंग, बेहतर सुपरविजन और बेहतर प्रेजेंस होता, बेहतर एक्टिविटी होती, बेहतर परफॉर्म करता पुलिस। अब इसके अंदर समस्या क्या है कि अगर कोई एक रिपोर्ट मांगा गया तो पुलिस मुख्यालय फिर जिलों को, जिले फिर थाने से, अब वो समूचा महकमा उसी रिपोर्ट को बनाने में तैयार है। तो सबसे पहले सुधार की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय से शुरू होनी चाहिए। डाटा के और रिकॉर्ड के अपकीप का एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि अनावश्यक रूप से जिलों से और पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मांगने की प्रथा बंद हो। हम अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर आपको बताते हैं कि ऊपर में सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट, माने आंकड़ों का पूरा खेल है, आंकड़ों की पूरी जादूगरी है। तो इससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। सीसीटीएनएस जो सेंट्रल क्राइम नेटवर्क सिस्टम है, उसको वो बिहार में अभी भी, हालांकि वर्तमान में जो डीजीपी आए हैं ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये उस लेवल का नहीं हो पाया है। एक दो चीज और है जिसको समझने की जरूरत है कि फील्ड में पुलिस अधिकारियों का प्रेजेंस थोड़ा बढ़े, इसको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है ताकि पुलिस का विजिबिलिटी वहां बढ़े। अब ये कुछ ऐसे चीज हम बता रहे थे जो जिससे आप रोज रूबरू होते हैं। आप एफआईआर करने जाइए, आपका एफआईआर लेने में दिक्कत होगी, उसकी क्या समस्या है उस पर भी हम बात करते हैं। तो हम अभी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं, हम सुझाव के दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, और अगर इसका सरकार संज्ञान ले, सक्षम प्राधिकार संज्ञान ले, तो मुझको लगता है कि इसमें अपेक्षित सुधार हो सकता है। पहला, कदाचित पूरे देश में बिहार और एकाध राज्य की राजधानी ही बचा है जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं लागू हुआ। सबसे पहला तो काम यह करना चाहिए कि पायलट बेसिस पर पटना में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की जाए। पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था में जो एक मेजर अंतर होता है वो ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर बहुत सारी चीजों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए जो निर्भरता रहती है वो समाप्त हो जाएगी। और यह मॉडर्न टाइम्स का एक डिमांड है। आप देख लीजिए, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, मुंबई में बहुत पहले से शुरू हो गया, कलकत्ता बहुत पहले, यहां तक कि लखनऊ में शुरू हो गया, नोएडा में शुरू हो गया। तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो बेसिकली वो अर्बन क्राइम के लिए, इनफैक्ट ऐसा समझे कि एक रूरल क्राइम होता है, एक अर्बन क्राइम होता है, एक सिटी क्राइम होता है, एक मेट्रोपोलिस क्राइम होता है। तो पटना बिल्कुल मेट्रोपोलिस हो चुका है। तो यहां के जो क्राइम है वो लखीसराय या जमुई या जंदाहा के क्राइम से अलग होंगे। इसलिए पहली काम यह करनी चाहिए कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए। इसके सीधे 3 फायदे होंगे। पहला, पुलिस अधिकारियों की क्षेत्र में तैनाती की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, उसके पास कई वैधानिक अधिकार हो जाएंगे और यूनिटरी कमांड सिस्टम होगा और वो बहुत स्विफ्टली एक्ट कर सकेंगे। और तीसरा, जो मेट्रोपोलिस शहरों में क्राइम का नेचर है
उसके प्रिवेंशन, डिटेक्शन और उसके कन्विक्शन में बहुत सुधार आएगा। दूसरी व्यवस्था यह होनी चाहिए, कुछ राज्यों ने, मेरी जानकारी है, उसने लागू भी किया है। निचले स्तर पर पहला कि ड्यूटी आवर्स बढ़ना चाहिए। हम इस बात पर क्यों नहीं सोच सकते हैं कि 8 घंटे की ही ड्यूटी हो पुलिस कर्मियों की? वो भी इंसान है। आप अपेक्षा कर सकते हैं क्या कोई व्यक्ति 24/7, कहने को है 24 घंटे वो ड्यूटी में है, बट इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन, ह्यूमनली पॉसिबल फॉर एनीवन टू बी अलर्ट ऑन ड्यूटी 24/7? नो, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं संभव है। इसलिए उसको पाली बारी करना चाहिए 8 घंटे का। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज और है, प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश दिया था, और उस आदेश में अन्य बातों के अलावा इस बात को एम्फेसिस दिया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन 2 विंग अलग होने चाहिए। सैद्धांतिक रूप से तो बिहार सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन अभी भी स्थिति वही है कि एक ही सब इंस्पेक्टर, एक ही एएसआई बंदोबस्त में भी लगा हुआ है, दुर्गा पूजा के ड्यूटी भी कर रहा है, छठ के घाट पर भी बैठा हुआ है, एट द सेम टाइम उसको डायरी भी लिखना है। परिणाम यह हुआ कि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है और वो हियरसे पर चलता है। और हमारा कानून जो है एविडेंस सेंट्रिक है। हालांकि अब तो नया साक्ष्य संहिता आ गया, उसमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस को अधिमान दिया गया है, अन्यथा यहां क्या है, एविडेंस सेंट्रिक। 4 आदमी ने कह दिया कि हाँ, अमुक आदमी को मैंने देखा कि उनके हाथ में तलवार था, उसमें खून लगा हुआ था, और वो हत्या का दोषी हो जाता है। तो वो हियरसे पर चलता रहता है। तो तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अलग कीजिए, बिल्कुल अलग कीजिए। नियुक्ति की जरूरत होगी। इनफैक्ट अगर आप बात करें तो नेशनल एवरेज पुलिस का 1 लाख पर सैंक्शनड स्ट्रेंथ 196 है और एक्चुअल है वो 152 है। हालांकि ये 2 साल पुराने आंकड़े हैं, 1.5 साल पुराने आंकड़े। बिहार में सैंक्शन 115 1 लाख पर और वर्किंग है 76। तो स्वाभाविक रूप से नई नियुक्ति हो। नियुक्ति के संबंध में कभी हम लोग और बात करेंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि दारोगा की बहाली हुई, क्वेश्चन लीक हो गया और उस बोर्ड के चेयरमैन पर ही उंगली उठ रही है, उसको हटा भी दिया गया। एक तो रिटायर्ड आदमी को बनाने की प्रक्रिया यहां चल रही, बंद होना चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम ने राज का बंटाधार कर दिया है। हमारे पास बहुत सक्षम पदाधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं, एक से एक आईएएस, आईपीएस, स्टेट सिविल सर्विसेज, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सब लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, मौका नहीं मिलता है और लोग लगे रहते हैं कि हम रिटायर करेंगे फिर हमको कोई असाइनमेंट मिल जाए। यह बहुत खराब प्रवृत्ति है, इसने राज्य को बहुत नुकसान किया है। एनीवे, तो मैं इस पर चर्चा कर रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के मामले बिल्कुल अलग कर दिए जाए। इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम उसी प्रिमिटिव, एज ओल्ड, हियरसे बेस्ड इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा अलग हटे। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। अब प्रोसिक्यूशन के लिए अलग डायरेक्टरेट बन गया है। इनफैक्ट भारत सरकार ने अभी जो नया 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं उसको संभवतः 26 जनवरी को नोटिफाई किया जाएगा, पूरे देश में लागू होगा। उसके लिए टीमें बन रही हैं, ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। बताया गया है कि राज्य स्तर पर 1 से अधिक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनना चाहिए, ट्रेनिंग की व्यवस्था, सब चीज होगी। हम लोग इस पर सोच सकते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी पुलिस पर्सनल में जो अपेक्षाकृत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, जिनका इंटरेस्ट है, उनको छांट करके इन्वेस्टिगेशन के लिए कमिटेड टीम रखें। और इसके लिए जिला लेवल पर एक एसपी इन्वेस्टिगेशन रखना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन देखेगा। थाने के लेवल पर, सब डिवीजन के लेवल पर और एसपी के लेवल पर यह पूरा एक टीम बनाया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन सेंट्रिक। वो पुलिस विभाग से ही चुनिंदे लोग, कैसे हम लोग निकालते हैं पारामिलिट्री से कुछ लोगों को चुन करके हम लोग एनएसजी में ले जाते हैं, उसी तरह के तरीके से जो लोग प्रोफेशनली ज्यादा कॉम्पिटेंट है, जिनका इंटरेस्ट है, जो अपेक्षाकृत यंग है,
जो नए टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, उनका इसी में से एक काडर बना दीजिए, इन्वेस्टिगेशन काडर, जो थानों से लेकर और अनुमंडल से लेकर जिला तक रहे, और जिला में एक एसपी, एक नया पद भी हो जाएगा, आईपीएस ऑफिसर वहां जाएंगे, एसपी इन्वेस्टिगेशन रहे, जो सिर्फ इस बात को मॉनिटर करेगी कि डायरी ठीक से लिखी जा रही है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, एविडेंस ठीक से कलेक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं, समय पर सही तरीके से उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है या नहीं। ये चौथी चीज जो था उसकी चर्चा हमने की। एक दो चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको समझना चाहिए, और इस पर आम जनता बिल्कुल हमसे सहमत होगी। पुलिस पदाधिकारियों की समस्या यह है कि जब आप एफआईआर लिखने जाइएगा, और जैसे वो एफआईआर लिखेगा कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि इसकी संख्या बढ़ गई। अब विधानसभा में उस पर हो हंगामा, अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से हो हंगामा कि बहुत बढ़ गया क्राइम, और इस दबाव ने स्थिति यह पैदा कर दी है कि थानों में लोग एफआईआर नहीं लिखना चाहते। वो जानते हैं कि यह क्राइम हुआ है, लेकिन वो कोशिश में ये रहेंगे कि ये एफआईआर नहीं दर्ज किया जाए। क्यों? कि जैसे एफआईआर दर्ज होगा, उनके थाने का ग्राफ बढ़ जाएगा, और एसपी साहब से लेकर के ऊपर तक होगा कि तुम्हारा बहुत बढ़ रहा है। इस परसेप्शन को बंद कीजिए, ये छूट हो। नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उस पर कोई बैन, उस पर कोई उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बल्कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से भी कहेंगे, विधानसभा में इस बात पर चर्चा नहीं हो कि इतनी संख्या बढ़ गई, इस बात पर चर्चा हो कि कोई एक आदमी थाने से जो एफआईआर कराना चाहता है, बगैर एफआईआर कराए नहीं लौटे, और थाना प्रभारी भी जो एसएचओ है, वो इस दबाव में नहीं रहे कि मेरी संख्या बढ़ जाएगी तो हमसे शोक आउट हो जाएगा। वो फ्री होकर के लिखें। मुझको याद है, एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था भारत की एक चर्चित आईपीएस लेडी पर, कि एफआईआर होने चाहिए, हो सकता है उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, अगर गलत है तो वो ट्रू नहीं होगा। लेकिन इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, और मुझको लगता है कि राज्य सरकार इस पर पहल करे, और एकदम खुला छूट रहे कि एकदम एवरीबडी कैन गो टू पुलिस स्टेशन, और उसके जो एफआईआर है वो लिखे जाएंगे। और वो तभी होगा जब एसएचओ इस दबाव से फ्री होगा कि एफआईआर लिखने के कारण उसकी फजीहत ना हो। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बदलाव का और सुधार का एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है ये। और अंतिम में एक बात मैं फिर अभी कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, और मैंने कहा कि आप सबके सजेशन मैं सॉलिसिट करता हूं, और उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स में और क्या क्या किए जा सकते हैं, एक एक करके उसकी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे। अंतिम सुधार यह है कि ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और सेंसिटाइजेशन ये सिर्फ कागजों में नहीं सीमित रहे। मैं बताता हूं, एक बार मैं तत्कालीन जो अभी झारखंड हो गया, उस वक्त मैं उन इलाकों में पोस्टेड था। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उस थाने में एक हथकड़ी पहुंची। तो जब मेरी बात एसएचओ से हुई, हम बोले यह हथकड़ी कहां से आया? तो बोला कि पुलिस आधुनिकीकरण के फंड से आया है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो एक्चुअली सबसे निचले स्तर पर जाने चाहिए। हमारे थाने, हमारे आउटपोस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स में जो आंकड़े छपे उसके अनुसार 925 थाने हैं यहां और 250 आउटपोस्ट है। इनफैक्ट 2022 के आंकड़े हैं। तो इस सभी थाने को सशक्त करना होगा, मैन पावर से, लॉजिस्टिक्स से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और टेक्नोलॉजी से। और हां, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, सेंसिटाइज्ड हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो प्रोहिबिशन है ना, मैं शराबबंदी के विरुद्ध हूं या शराबबंदी के पक्ष में, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं, इसके कितने दुष्परिणाम हुए हैं। 2014-15 का बजट बताता है कि 3604 करोड़ रुपया एक्साइज से आता था राज्य को, जो संभवतः 15-16 में जब ये प्रोहिबिशन लागू हुआ 4000 करोड़। कुछ लोग ये मानते हैं कि संभवतः अभी 10 से 12 हजार करोड़ चला जाता। खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर शराबबंदी सफल लागू हो जाती तो ये 12,000 करोड़ रुपया कोई बात नहीं थी। इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी कहता है कि जब लीगल इकोनॉमी के पैरेलल इलीगल और पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है तो वो 4 टाइम्स ग्रो करती है। यानी 12,000 करोड़ अगर एक रफ आंकड़ा आप मान लें
तो 12 गुने 4 48, लगभग 50,000 करोड़ का इस राज्य में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, जो शराब माफिया और उसमें से बहुत सारे पुलिस अधिकारी और एक्साइज के अधिकारी और बहुत सारे लोग, समाज के ठेकेदार, वो मिले हुए हैं। और अब तो ये स्थिति हो गई है, इसका अध्ययन कराइए। स्थिति ये हो गई है कि अब वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो लगा हुआ है कि ये प्रोहिबिशन लागू रहे। क्यों? क्योंकि ये 60,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चलती रहे। इसके 3 परिणाम हुए हैं। पहला, आर्थिक, जो राज्य को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया। और मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था कि 2026 में अगर फाइनेंस कमीशन का फार्मूला बदल गया तो राज्य की स्थिति खराब हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट है डेट जीडीपी रेशियो, 82% से ज्यादा हो गया बिहार का। यानी अगर 100 रुपया है तो 82 रुपया आप कर्जे पर हैं। वो एक अलग इशू है, कभी उस पर हम आपसे बात करेंगे, कितनी खराब स्थिति है। हर साल हम हजारों करोड़ रुपया उसके इंटरेस्ट में दे रहे हैं। तो पहला है इकोनॉमी। दूसरा है सोशल। आपको पता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, होम डिलीवरी के नाम पर एक पैरेलल धंधा खड़ा हो गया। बेरोजगार लड़के इसमें लग गए। अब चूंकि इंस्टेंट मनी आता है तो अट्रैक्ट करता है। इसके कारण तीसरी जो सामाजिक बुराई हुई है वो ये कि आप चले जाइए स्टेशन पर, झुग्गी झोपड़ियों में ये सिंथेटिक ड्रग्स लेकर के बच्चे नशे में हैं। अजीब स्थिति, हम कहां जा रहे हैं। और इस बात से कौन इनकार करेगा कि आज घर घर में शराब मिल रहा है। यह तथ्य है। हो सकता है कि आपको खराब भी लगे, लेकिन यह तथ्य है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कदाचित इसीलिए कहा था कि कानून बनाते समय यह ख्याल रखा जाए कि इसके क्या रैमिफिकेशन होंगे। मैंने आपसे चर्चा की ना, ये 7.5 लाख लोग अरेस्ट हुए। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पूरा लीगल स्ट्रक्चर, पूरा जुडिशरी ओवरबर्डन। अब पुलिस, आज जो अपराध बढ़े हैं, विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी हुई, इसमें एक सबसे बड़ा कारण पुलिस अधिकारी अभी मानते हैं कि अब तो लगे हुए हैं शराब पकड़ो शराब छोड़ो। जबकि पुलिस का मेन काम था क्राइम डिटेक्शन, प्रिवेंशन और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। उसको छोड़ करके शराब में लगे हुए हैं। इसलिए सरकार और व्यवस्था को लचीला होना चाहिए। कोई भी चीज अनएमेनेबल नहीं होता है, उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू करके देखना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। और अगर किसी एक कदम से इन चीजों में बदलाव लाया जा सकता है तो वो लाना चाहिए। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि पुलिस, जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसमें अच्छे अधिकारी को अच्छी पोस्टिंग मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग फील्ड में जाएं और जिन सुधारों पर मैंने चर्चा की है उस पर विमर्श हो। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, तो सरकार को अगर पॉलिटिकल विल हो तो अगले बजट सेशन में ही इसको अनाउंस करना चाहिए कि पटना में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ और अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि अगर पटना में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लाया गया तो ये बिहार के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और बाकी जो विषय हैं इस पर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। समाज के अलग अलग स्टेक होल्डर्स में सबकी सहभागिता होनी चाहिए ताकि हमारा पुलिस पब्लिक फ्रेंडली हो और हम कानून से डरे न कि पुलिस से डरे। नमस्कार।